नमस्कार। आज फिर से हमारी गुरुवार की मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की मीटिंग में सबका स्वागत है। लास्ट गुरुवार को हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स, उसमें ज़्यादा युद्ध को लेके बात किया था। आज का विषय ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग है कि युवा पर जो है हमारा कानून, ऐसे तो वो सब ब्लैक एक्ट से काले कानून है और उसके खिलाफ हमारा राय रहता है सिविल लिबर्टीज़ और ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाई करने वाले। और वो युवापा के तहत अभी बेल वर्सेस जेल जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत दिनों से बेल की बात नहीं थी, बेल मिलते ही नहीं थे हमारे देश में। और अभी युवापा नहीं, ऐसे काफ़ी और काले कानून हैं जिसमें बेल देने की बात ही नहीं करती है कोर्ट। और जेल जैसे रूल हो गया और बेल एक्सेप्शन हो गया। जो इंडियन जुडिस्प्रूडेंस का जो बेसिक है कि बेल इज़ अ रूल और जेल इज़ एन एक्सेप्शन, उसका पूरा बदलाव आ गया था। पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया और जो वर्डिक्ट दिया, और उसका कैसे पूरे देश में उसके इम्पेक्ट होगा, उसके बारे में हमारे साथी आज है। वो गांधीनगर गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में गांधीनगर में पढ़ते हैं, लॉ के स्टूडेंट है। शहादर, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक से उनका नाम ना कर पाऊँ तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे साथी स्टूडेंट उनको ये बारे में डिस्कस करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया मीनाक्षी मैम, सबसे पहले आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आज की गैदरिंग को एड्रेस कर सकूँ। उसके बाद मैं प्रोफेसर नागर, जो कि मेरी गुरु, मेरी मेंटर है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनने मुझे मीनाक्षी मैम के टच में लाया और बोला कि ऐसे देयर इज़ अ गैदरिंग और वहाँ पे इफ़ यू कैन गो एंड डिलीवर अ टॉपिक। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, जो आज हमारा टॉपिक है, वो है यूएपीए के रिलेटेड। और यूएपीए में भी हमने स्पेसिफिकली बेल वर्सेस जेल के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी है। अब आज का जो टॉपिक है यूएपीए का, मैंने आखिर यही टॉपिक क्यों चुना आज के डिस्कशन के लिए, इसकी बहुत से वजह है। सबसे पहली वजह जो इस टॉपिक की, आज के टॉपिक के चुनने की है, वो ये है कि एनसीआरबी ने जुलाई के अंत में डेटा निकाला जहाँ पे यूएपीए के अंडर कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं, किन स्टेट्स में वो केसेस रजिस्टर हुए हैं, और कितना कन्विक्शन रेट है, कितना एक्विटल रेट है, उन सब चीज़ों के बारे में बात की। और वो पब्लिश किया गया ऑन 31 जुलाई 2024। दूसरी वजह जो आज का टॉपिक लेने की है, वो ये है कि अभी अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट का डिवीजन जज बेंच जो है, जस्टिस अभय ओका ने जजमेंट डिलीवर किया, जहाँ पे उन्होंने एक नया तरीके का ज्यूरिस्प्रूडेंस सेट आउट किया है, एक ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉ में जैसे कि यूएपीए है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग लाइन ली है अपने डिसीजन की। ये लाइन कि जेल जो है वो एक्सेप्शन है और बेल जो है वो एक रूल है, जैसे कि मीना मैम ने बिल्कुल सही से पॉइंट आउट किया। हालांकि जब हम स्ट्रिंजेंट लॉज जैसे कि यूएपीए की बात करें, पीएमएलए की बात करें, तो यहाँ पे जो है बेल कंडीशन इन इटसेल्फ जो है वो बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत मुश्किल है। जो भी इंसान इसकी धारा के अंडर आ जाता है, जिस पे ये धारा लागू हो जाती है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बेल लेना, जो कि हमने बिल्कुल रिकॉर्ड से साफ वाज़ा किया है। और तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट वजह जो है आज का मुद्दा सिलेक्ट करने की, वो ये है कि हम एक डेमोक्रेसी में हैं, हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हैं। और डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक बुनियाद जो होता है, एक फाउंडेशन जो होता है, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से होता है, जो कि हमारा संविधान हमें गारंटी करता है आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर, ये कह के कि आपके पास फ्रीडम है कि आप एक्सरसाइज कर सको अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बिल्कुल वहाँ पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लाए गए, जैसा कि हम सब जानते हैं 1963 अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, जहाँ पे बोला गया
कि आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे, उस पर भी हम बात करेंगे और ये भी बोलेंगे, ये भी दिखाएंगे, ये भी कहेंगे कि कैसे ये जो 1963 का अमेंडमेंट एक तरीके से एक बुनियाद बना यूएपीए के आने में, उस पर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। इसी के साथ मैं ये सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि हमने देखा है कि यूएपीए कितना स्ट्रिंजेंट है। हम पॉलिटिक्स को बिल्कुल एक असाइड करते हैं, एक लीगल पर्सपेक्टिव से, एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से जो हम इस लॉ को देखते हैं कि कैसे ये लॉ जो है एक ड्रैकोनियन है नेचर में, आर्बिट्री है नेचर में, जो कि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स है जहाँ पे ये वाज़तन बोला गया है कि इंडिया को चाहिए कि दे मेक सर्टेन चेंजेस विद इन द एक्ट, कि कुछ चेंजेस लाई जाए ताकि जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं इंडिया की वो मीट हो सके। अब ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हमारे देश के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है मीट करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो हम यहाँ पे भी संविधान से बंधे हुए हैं। आर्टिकल 51C जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गवर्नमेंट पे ड्यूटी डालता है ये कहने की कि ये करने की कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, हमारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है जो हमने साइन की है, उसका हमें ध्यान रखना है और हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है जो हम बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं पे जब हम बात करते हैं एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस की, एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो हम फॉर एग्जांपल फादर स्टैन स्वामी का केस लेते हैं। एक पॉलिटिकल एंगल से बिल्कुल हट के एक लीगल एनालिसिस की बात करते हैं, एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कि उनको पार्किंसंस डिजीज़ डायग्नोसिस हुआ था। उनने एनआईए को एक रिक्वेस्ट भेजा ये कह के कि मैं जो है गिलास से पानी नहीं पी पा रहा हूँ, मैं गिलास को अपने हाथ में नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे एक स्ट्रॉ दीजिए, आप मुझे एक सिपर दीजिए जिससे मैं पानी पी सकूँ। एनआईए कितना टाइम लगाता है इसका जवाब देने में? 1 महीना लग जाता है एनआईए को जवाब देने में, सिर्फ इसलिए कि एक इंसान पानी पी सके। एक इंसान के पानी पीने के लिए जो है 1 महीने का टाइम एक इंस्टीट्यूट लेता है। तो ये पर्सपेक्टिव देखिए। इसी तरीके से सिद्दीक कपान का केस आपको शायद पता होगा, जो कि हाथरस, जो जर्नलिस्ट है जो हाथरस का इंसिडेंट कवर करने के लिए गए दिल्ली से यूपी, तो उनको यूएपीए के चार्जेस के अंडर डाल दिया गया और इस हद तक कि 43 दिन तक, फॉर अंटिल 43 days, he was not able to get a bail. He was not able to meet his advocate. वो अपने एडवोकेट, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं मिल पाए 43 दिन तक। तो ये स्ट्रिंजेंट कंडीशंस इंपोज कर रहा है पर्सनल लिबर्टी पे, लाइफ पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, उन राइट्स पे जो हमें संविधान ने दी हुई है। तो एक लाजिम सा सवाल बनता है कि आखिर ये लॉ क्यों, आखिर ये कानून क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है? ये समझने के लिए हमें इस कानून की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ज़ाती ये मानना है कि हम प्रेजेंट को तब तक नहीं जज कर पाते, नहीं भाप पाते जब तक हम हिस्ट्री की तरफ ना देखें। तो पास्ट की तरफ देखना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो लॉ है, ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद एकदम से गवर्नमेंट ने सोचा और ये लॉ ले आए। इसकी हिस्ट्री कॉलोनियल एरा की तरफ जाती है। 1908 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स हुई। ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स 1908 में लाई, जहां पे पहली बार अनलॉफुल एसोसिएशन। तो हम बात कर रहे थे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट की और उससे हम आगे पहुंच गए 1963 पे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई और जहां पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात हुई। तो शायद मैंने सिर्फ पढ़ा है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, बहुत से बुजुर्ग भी यहाँ पे हैं जिन्हें देखा होगा कि 1960s के टाइम पे वो दौर था जब बहुत सी एजिटेशंस हो रही थी अक्रॉस इंडिया विद रिस्पेक्ट टू कल्चर की बात हो, लैंग्वेज की बात हो, और बहुत से स्टेट्स जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एक ब्लैंकेट इम्पोजिशन, वो चाहे हिंदी का हो, किसी कल्चर का हो। और जैसे कि हमने साउथ इंडियन स्टेट्स में भी देखा
कि वहाँ पे भी एक कल्चरल मूवमेंट रही जहाँ पे उन्हें अपोज किया सेंटर के बहुत से ऐसे एक्शंस को कि जहाँ पे एक कल्चर, एक लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया जाए। तो इसी के चलते क्या हुआ कि एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाया गया, एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जिसका ये काम था कि कुछ ऐसा प्रावधान लाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये जो सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज है, ये जो अलगाववाद की टेंडेंसीज है, इसको रुकाया जा सके, इसको कर्ब किया जा सके, ताकि इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को भारत की मेंटेन किया जा सके। ये ब्रॉड मुद्दा सा था इसका एनआईसी का। और यही एनआईसी आगे जाके यूआपा जो है इसको रेकमेंड करती है 1967 में। और माना जाता है कि एक ट्रिगरिंग पॉइंट जो इसके मेन रिकमेंडेशन में था, यूएपीए के रिकमेंडेशन में जो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था, वो नक्सलबारी मूवमेंट था, जो कि बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि बहुत से लोग यहाँ पे वाकिफ़ होंगे कि जब नक्सलबारी मूवमेंट स्टार्ट हुई 1967 में, तो एक ट्रिगरिंग पॉइंट माना जाता है यूएपीए के डिक्लेरेशन के लिए, जिससे पहले की एक ऑर्डिनेंस भी आ चुकी थी टू दिस इफेक्ट। अब यूएपीए जो है इंदिरा जी की गवर्नमेंट में आया, और इस पे मैं एक चुटकुला भी आपको सुनाना चाहता हूँ कि इंदिरा जी की गवर्नमेंट ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया यूएपीए ये बोलने के लिए कि आप मुझे अपने कमेंट्स दे दो। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी तब अपोजिशन में थे, विपक्ष के नेता थे, तो उनने एक कॉलम लिखा और उस कॉलम में वो कहते हैं कि यूएपीए जो है ये एक गधा है जिसको गवर्नमेंट ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया है। किस चीज़ के लिए? कि उसको घोड़ा बनाया जा सके। लेकिन ये दरअसल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या किया, इसको घोड़ा नहीं बनाया, इसको खच्चर बना दिया। तो गवर्नमेंट अपना बोझ तो इस खच्चर पे डाल सकती है, लेकिन इस पे सवारी नहीं कर सकती, ये कह के कि हम इंटीग्रेशन के लिए लड़ रहे हैं, सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहे हैं। तो 1967 से लेके अब तक बहुत सी बदलावें आई यूआपा में। हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट बदलाव 2004 में आई। अब हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करूं तो उनने खुद 2001 में जब पार्लियामेंट्री अटैक हुआ उसके बाद पोटा लाया, जिससे आप इत्तेफाक रखते होंगे, वाकिफ होंगे, जो कि इससे भी ड्रैकोनियन लॉ था। ये बात मैं क्लियर कर दूं। अब ये जो पोटा था, यूएपीए की गवर्नमेंट ने तब बोला कि हम ये जो पोटा है इसको हटा देंगे अगर हम सरकार में आए, जो कि बिल्कुल उन्होंने हटा भी दिया। पोटा टाडा दोनों हट गए। लेकिन 2004 में क्या हुआ, बड़े सलीके से जो यूपीए की गवर्नमेंट है उनने वो टेररिज्म के चार्जेस, टेररिज्म के प्रोविजंस यूएपीए के अंदर ला दिए। तो एक्ट तो हट गया, लेकिन जो सब्सटैंटिव पार्ट था दोनों ही एक्ट्स का, वो यूएपीए के दायरे में ही रहा। अब 2004 में क्या हुआ कि यही टेररिज्म के चार्जेस लाए गए पोटा के यूएपीए के अंदर। 2008 में जो प्री चार्ज डिटेंशन जिसे हम कहते हैं, यानी कि चार्ज से पहले जो पावर्स है पुलिस के पास डिटेन करने के एक इंडिविजुअल को, वो 90 दिन से लेके 180 दिन तक बढ़ गए। हालांकि अगर हम यूजुअल क्रिमिनल प्रोसीजर देखें सीआरपीसी का, तो सीआरपीसी के अंडर भी, जो कि अब बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो उसके अंडर अब 90 दिन का ही है प्रोसीजर, लेकिन यूएपीए में देखें तो 180 दिन का है। इसी तरीके से 2012 में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर लाया गया, जिसका ये मुद्दा था कि स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर्स को विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है वो हटा दिया जाए और ये सारी पावर जो है एक सेंट्रल बॉडी को दे दी जाए, ताकि ये जो जितना भी सब है एक सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न हो जाए। 2019 में हम देखते हैं एक और अमेंडमेंट लाई गई एक्ट में, जो कि ये था कि अभी तक यूएपीए के अंडर सिर्फ एसोसिएशंस को जो है आप अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकते थे, एसोसिएशंस की एक्टिविटी पे जो है पाबंदी ला सकते थे।
लेकिन अब 2019 में क्या हुआ? 2019 में इंडिविजुअल्स को भी इस दायरे में लाया गया, बिल्कुल। तो अब आप एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी पे भी पाबंदी ला सकते हैं। तो एक डायरेक्ट एक तरीके से इंडिविजुअल लिबर्टी पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे एक हमला किया गया, अगर माना जाए तो। अब हम बात करते हैं कि इस लॉ में आखिर ऐसा है क्या जो इतना स्ट्रिंजेंट है, इतना ड्रैकोनियन माना जाता है, इतना आर्बिट्री माना जाता है। तो इसके बहुत से खुद में पैरामीटर्स है कि आखिर ऐसा क्या है इस लॉ में जो कि इतना खूंखार है कि हम इसको ब्लैक लॉ कहते हैं, हम इसको एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं है, स्पेशली वो लोग जो सिविल लिबर्टीज के लिए लड़ रहे हैं। तो इस पे नज़र डालेंगे और वहीं से हम जो हमारा आज का एक बेसिक डिस्कशन है बेल के बारे में, बेल वर्सेस जेल, उस पे हम ट्रांजिशन करेंगे। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ता है, आप जब किसी भी एक्ट की तरफ देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो एक्ट कैसा ड्यू प्रोसेस सेट करता है, एक कैसा प्रोसीजर सेट करता है। और जो कि पहला क्रिटिसिज्म बन जाता है यूएपीए का कि जो प्रोसेस है इसके अंडर वो ड्यू नहीं है, जो प्रोसीजर है वो ड्यू नहीं है। ये हमें कैसे पता चलता है? यह हमें पता चलता है सबसे पहली इंटरप्रिटेशन से, जिसे हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहते हैं लॉ में, या डेफिनेशंस क्लॉज कहते हैं, उससे पता चलता है। सेक्शन 2 इस बारे में बात करता है, जहां पे अगर आप देखिए अनलॉफुल एक्टिविटीज की डेफिनेशन खुद में वो बहुत ब्रॉड है। अब अनलॉफुल एक्टिविटीज क्या है? अगर आप सेक्शन 2 सबसेक्शन P देखें यूएपीए का, तो वो कहता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो नेशनल सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी यानी कि भारत की अखंडता और एकता के अगेंस्ट है, तो वो अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंडर आ जाती है। अब आप खुद सोचिए कि ये जो प्रोविजन है कितना ब्रॉड है। इसके अंडर तो हम किसी भी चीज को, किसी भी एक्ट को ला सकते हैं कि बोल सकते हैं कि ये तो भारत की अखंडता, अभिन्नता और एकता के अगेंस्ट है, विपक्ष है, और इसके लिए ये अनलॉफुल एक्टिविटी है। और जो ये एसोसिएशन है जिसने भी एक्टिविटी करवाई है उसको हम अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर देंगे। ये एक इसकी चीज है। दूसरी जो स्ट्रिंजनेस है इस लॉ की वो है डिटेंशन विदाउट चार्ज की, जैसे कि मैंने पहले भी जिस पे रोशनी डाली कि आप डिटेन कर सकते हो एक इंडिविजुअल को विदाउट लेटिंग हिम नो व्हाट चार्जेस इज ही बीइंग अक्यूज्ड, कि किन चार्जेस पे उसको इस एक्ट के तहत डिटेन किया जा रहा है। और ये प्रोसेस 180 दिन तक का है। और बहुत से केसेस में, जैसे कि मैंने पहले भी बात की सिद्दीक कपान की, 43 दिन तक उन्हें अपने लॉयर से मिलने नहीं दिया, एक लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। तो ये एक चीज़ है जिस पे हम रोशनी डाल सकते हैं कि आखिर 180 दिन का डिटेंशन क्यों? अगर सीआरपीसी जो कि अब बीएनएसएस है, वो अगर 90 दिन का डाल रहा है रेस्ट्रिक्शन कि तब तक एक एजेंसी चार्ज ला सकती है, तो यहाँ पे 180 दिन का क्यों लिया जा रहा है? इसमें क्या ऐसी खासियत है? अगर हम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की बात करें या टेररिज्म की बात करें तो ये तो बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज है। और ऐसे सिनेरियोज में क्या होना चाहिए कि स्टेट के पास कंक्रीट एविडेंस होना चाहिए कि वो कोर्ट के सामने पेश कर सके कि हमारे पास ये एविडेंसेस है इस इंडिविजुअल के अगेंस्ट और इसके बेसिस पे हम चार्ज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, जहाँ पे हम एक प्रोलॉन्ग्ड टाइम की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चार्जेस। अच्छा, एक और चीज़ जो इस एक्ट के बारे में बहुत ही ड्रैकोनियन है वो इस हिसाब से कि इन्वेस्टिगेटिव पावर्स की जब बात करें तो बहुत सेंट्रलाइज्ड है। बिल्कुल सारी पावर्स जो है एनआईए को सौंपी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी गई है। अगर एनआईए को कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो 2 प्रोसीजर दिए गए हैं इस एक्ट के तहत। या तो वो स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकती है, यानी कि जो स्टेट के डीजीपी है उनको अप्रोच करेगा कि हमें फलाना इंसान के अगेंस्ट या फलाना एसोसिएशन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करना है और हम आपकी परमिशन चाहते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करने में। अब लेकिन एक और प्रोसीजर है जहां पे वो स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास कर सकते हैं। और बाईपास कैसे करेंगे? सिंपल एनआईए का जो डीजीपी खुद का है उससे परमिशन लेके
कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो एक इंटरनल मैकेनिज्म खड़ा किया गया है कि एक फ्री वे दिया गया है, एक लीवे दिया गया है कि आपको जिस तरीके से काम करना है आप कर सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और अब इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट, इंडिविजुअल्स एज अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में उनको डाल देना 2019 की अमेंडमेंट के बाद, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और अब हम आते हैं बेल की तरफ, जो कि हमारा एसेंशियल मूड पॉइंट है आज का, कि बेल के मुताबिक क्या चीज़ है। अगर हम यूजुअल क्रिमिनल प्रोसेस में देखें, सीआरपीसी के अंडर, बीएनएसएस के अंडर जो कि अब है, तो बेल हम मानते हैं कि एक राइट है अक्यूज का। बेल ट्रेडिशनली कोर्ट्स ने बोला है कि ये रूल है, और ये एक जेल जो है इसमें एक एक्सेप्शन है, सही। लेकिन यहां पे हम कुछ उल्टा देखते हैं यूएपीए के अंडर। अब वो क्यों है? सेक्शन 43D सबसेक्शन 5 बात करता है इस बारे में, जो कि बेल के स्पेसिफिक बात करता है। और क्या बात करता है? ये बात करता है कि एक ट्विन टेस्ट हम देंगे। ये ट्विन टेस्ट यूजुअली हम बाकी क्रिमिनल लॉज में फॉलो नहीं करते, जबकि हम स्ट्रिंजेंट लॉज की बात करते हैं तो वहां पे ये ट्विन टेस्ट कंडीशंस की बात होती है। अब ये ट्विन टेस्ट क्या है, इस पे बात करेंगे। ये ट्विन टेस्ट इनमें से सबसे पहला टेस्ट है कि कोर्ट को देखना है कि प्राइमा फेसाई कोई केस बन रहा है अक्यूज के अगेंस्ट। अब मेरा मतलब क्या है जब मैं कहता हूं कि प्राइमा फेसाई केस बन रहा है एक अक्यूज के अगेंस्ट? वो ये है कि जब भी एक चार्जशीट लाया जाए कोर्ट के सामने, जो ट्रायल कोर्ट है या जो भी सुपीरियर कोर्ट है उसके सामने, जब एक चार्जशीट लाया जाए और उसको बोला जाए कि XYZ इंसान जो है ये इसके अगेंस्ट ये चार्जेस है और ये बेल की एप्लीकेशन लाई हुई है, तो कोर्ट जो है मेरिट्स में नहीं जा सकता, कोर्ट जो है सब्सटेंस में नहीं जा सकता केस के, ये देख नहीं सकता कि एविडेंसेस क्या है, इन डेप्थ नहीं जा सकता केस की, पूछताछ नहीं कर सकता इसके बारे में। बस एक सामने से अगर चेहरे से कोर्ट को लग रहा है कि नहीं, ये जो व्यक्ति है, ये जो इंसान है, ये इस एक्टिविटी में शामिल हो सकता था, तो बेल डिनाई की जा सकती है। अब यहां पे शायद बहुत से लोग हो सकता है कि वाकिफ हो इस बारे में कि हम कहते हैं रीजनेबल डाउट के बाद, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है हमें प्रूव करना होता है कि एक बंदा किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ताकि बेल डिनाई हो सके या फिर उसका ऑफेंस जो है साबित किया जा सकते, उसको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन आगे बढ़ाई जा सके, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सके या फिर पुलिस कस्टडी में भेजा जा सके। लेकिन हालांकि यूएपीए के अंडर ऐसा नहीं है। यहां पे प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात होती है, रीजनेबल डाउट की बात नहीं है, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात है। यानी कि अगर कोर्ट को अंदेशा है कि ऐसा हुआ होगा कि ये बंदा ऐसी एक्टिविटी में मुलव्विस है, इस एक्टिविटी का पार्ट बना हो सकता है, तो बेल डिनाई हो सकती है। अब मैं आपको एक छोटी एग्जाम्पल से समझाता हूं कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल, यहां से मान लीजिए कोई एक जगह है, कोबा की बात लेते हैं। कोबा है, कोबा में एक एक्टिविटी हुई जिसको गवर्नमेंट ने कहा कि एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। अब हम में से कोई इंसान उसी दिन कोबा की ट्रेन पकड़ता है और उसके पास टिकट है, अब रिकॉर्ड है कि उसने कोबा की ट्रेन पकड़ी है, कोबा की कैब पकड़ी है, और कल को उसको फ्रेम किया जाता है इस एक्ट के अंडर। अब कोर्ट के सामने मुद्दा है और सिर्फ ज्यादा नहीं, जो एनआईए है, जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज है, उनको बस इतना बताना है कि देखिए इस व्यक्ति ने कैब बुक की कोबा के लिए, ट्रेन बुक की कोबा के लिए, तो हमें अंदेशा है कि ये वहां गया होगा और इसको जो है बेल नहीं दी जानी चाहिए। और कोर्ट कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि खुद कोर्ट, हम कहते हैं कि जस्टिस के लिए है, लेकिन हमने बार बार देखा है कोर्ट इज बाउंड बाय लॉ, तो जो कानून है उससे बाउंड है। और स्पेशली वो कोर्ट्स जो ट्रायल कोर्ट्स है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात की जाए तो अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं बियॉन्ड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, लेकिन जब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं, ट्रायल कोर्ट्स की बात करते हैं, तो वो रेस्ट्रिक्टेड है
अपनी पावर्स में विद इन द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क जो एस्टैब्लिश्ड है। तो अब ये ट्विन टेस्ट में पहला टेस्ट की हमने बात की कि आपको प्राइमा फेसाई केस एस्टैब्लिश करना है कि अंदेशा हो सकता है कि ये जो इंसान है इस एक्टिविटी में मुलविस है, इसीलिए बेल डिनाई कर देनी चाहिए। अब इसका जो है दूसरा टेस्ट है, दूसरा टेस्ट ये है कि अगर आपने उसको रिलीज किया तो हो सकता है कि ये एक्टिविटी करे। अब आप खुद सोचिए कि कितना ब्रॉड प्रोविजन है कि हो सकता है कि एक्टिविटी करे। अब कोर्ट फ्यूचर में कहां से चला जाए ये देखने के लिए कि ये व्यक्ति ये एक्टिविटी कर सकता है। तो इससे क्या होता है, जो ट्रायल कोर्ट्स है एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखे तो बंद जाते हैं, वो डर जाते हैं, इवन ट्रायल कोर्ट्स डर जाते हैं ये देखने से कि क्या पता आगे जाके अगर ऐसा कुछ हुआ तो वी आर बाउंड टू गिव अ रिप्लाई, हमारे भी वी हैव टू गिव अ रिप्लाई आगे। तो ये अंदेशा पैदा हो जाता है कोर्ट्स में कि हम बेल दे कि नहीं दे, स्पेशली ट्रायल कोर्ट्स की बात की जाए, क्योंकि अब एक तो ये है कि प्राइमा फेसाई केस मैं सिर्फ चार्जशीट देख सकता हूं, मुझे उसका केस जो है अक्यूज्ड है उसके केस में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो मुझे इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी चार्जशीट दे रही है उसके बेसिस में मैं डिसाइड करूंगा विदाउट लेटिंग द अदर पार्टी नो व्हाट द केस इज, व्हाट देयर केस इज। और दूसरा ये कि अगर वो ऐसा काम कर सकता है वापस जाके तो उसको बेल डिनाई की जा सकती है। अब इन दो टेस्ट के अलावा भी एक और जो हम यूजुअल टेस्ट फॉलो करते हैं बीएनएसएस के अंदर वो भी इसमें अप्लाई होता है। हालांकि हम ज़्यादातर सिर्फ ट्विन टेस्ट्स की बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे स्टडी के मुताबिक यह है कि हम 3 टेस्ट है इसके। एक तो ये 2 टेस्ट जो कि यूएपीए के अंडर ऑलरेडी है, ट्विन टेस्ट की बात करते हैं, और एक तीसरा टेस्ट है जिसको हम ट्राइपॉड टेस्ट कहते हैं। शायद से आप वाकिफ होगी कि ट्राइपॉड टेस्ट क्या होता है। ट्राइपॉड टेस्ट में बहुत नॉर्मल सी प्रोसीजर होता है कि क्या अगर अंदेशा है कि ये जो व्यक्ति है ये भाग जाएगा, यानी कि अगर इसको बेल दी जाए ये भाग जाएगा तो बेल डिनाई हो जाती है, या फिर ये अंदेशा है कि ये व्यक्ति अगर बहुत वेल कनेक्टेड है, बहुत पावरफुल है, तो एविडेंसेस के साथ टैंपर कर सकता है तो इसको बेल डिनाई कर दी जाएगी, या तो फिर ये व्यक्ति जो है विटनेसेस के साथ इन्फ्लुएंस कर सकता है तो इसको बेल डिनाई कर दी जाएगी। तो ये ट्राइपॉड टेस्ट है जो कि एक और टेस्ट है यूएपीए के अंडर, ज़्यादातर चर्चा में नहीं आता है, लेकिन सिंस यूएपीए को एक बीएनएसएस का प्रोटोकॉल भी फॉलो करना पड़ता है जो कि कोर्ट्स ने वाज़िया किया है बहुत बार, तो ये ट्राइपॉड टेस्ट भी जो है बेल के लिए फॉलो किया जाता है और होता है प्रैक्टिकली अगर देखी जाए बात तो। अब हम आते हैं इस बात पे कि अभी ट्विन टेस्ट का क्या मामला है, आखिर ये ट्विन टेस्ट है तो क्यों है, और अगर है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है इस बारे में। सबसे पुरानी रेफरेंस जो हमें मिलती है इस टेस्ट के बारे में वो है एक अलग लॉ के रिलेटेड जो कि बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे है, पीएमएलए भी कुछ ऐसी ही कंडीशन ट्विन टेस्ट बेल की कंडीशन डालता है। और ये पहली बार बात आई सुप्रीम कोर्ट के सामने, डिवीजन जज बेंच था, जस्टिस रोहिंटन फारी नरीमन थे जिनने जजमेंट लिखा है, और उनके हिसाब से उनके सामने ये पेश आया मामला। जजमेंट का नाम था निखिलेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट के सामने बात आई कि क्या जो ये ट्विन टेस्ट कंडीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत जजमेंट दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप ये कंडीशन लगा देते हैं तो बेल तो इम्पॉसिबल है, तो आप साफ साफ कहिए कि बेल मिलेगी ही नहीं, ये क्यों बोल रहे हो कि बेल का प्रावधान है। आप कह दीजिए कि बेल का प्रावधान है ही नहीं, तो एक ये प्रोविजन हटा दीजिए। आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2021 के साथ अलाइन रख रहे हैं इस लॉ को, ये तो सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन दर हकीकत अगर बात की जाए तो बेल मिलना इस पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो कोर्ट है वो बाउंड है बाय चार्जशीट ऑफ एनआईए।
जो अक्यूज्ड है वो अपना मुद्दा पेश ही नहीं कर सकता, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये ट्विन टेस्ट कंडीशंस को हटा दिया, बोला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के अगेंस्ट है, भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, एंड राइटली सो, और इसको बोला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें तब्दीली ली जाए। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट 2018 में एक अमेंडमेंट लाती है पीएमएलए में, जिसमें बहुत सलीके से वो क्या करते हैं कि ये ट्विन टेस्ट कंडीशन को वापस से सही करार दे देते हैं। अब कैसे, ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था 2017 वाला निखिलेश ताराचंद शाह, इसमें बात हुई थी सिर्फ उन ऑफेंसेस की जो 3 साल के हैं, जो सिर्फ 3 साल के ऑफेंसेस है उनकी बात हुई थी कि अगर 3 साल के ऑफेंसेस है और अगर आप ट्विन टेस्ट कंडीशन डाल रहे हो तो ये तो सरासर संविधान के अगेंस्ट है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्हें ट्विन टेस्ट सब प्रावधानों पे ट्विन टेस्ट अप्लाई कर दिया, बोला कि अब तो ये हमने ब्रॉड कर दिया, अब तो सिर्फ 3 साल का नहीं है, अब हमने ब्रॉड कर दिया, और ऐसे उन लोगों ने जस्टिफाई कर दिया ट्विन टेस्ट को वापस से। अब फिर से जो है ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट चला गया कि देखिए जी, इनने तो फिर से प्रावधान ले आए हैं, अब आप देखिए कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स के में है कि नहीं है, क्योंकि पिछला सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच बोलता है कि नहीं है, तो ये कैसे कर दिया इनने कि वापस से ट्विन टेस्ट कंडीशन ले आए। अब ये बात उठती है विजय मदन लाल चौधरी के जजमेंट के अंडर, जो कि 3 जज बेंच का जजमेंट था। विजय मदन लाल चौधरी के जजमेंट में क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट, यूएपीए जो पीएमएलए है वो थोड़ा सा टिल्ट कर रहा था प्रोसिक्यूशन के फेवर में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसको पूरा घुमा ही देता है प्रोसिक्यूशन के हित में, ये कह के कि बिल्कुल जो है ये स्ट्रिंजेंट कंडीशन सही है, ये ठीक है, और कोई भी राइट वायलेट नहीं हो रही है। जब हम पीएमएलए की बात करें तो ग्रेव इकोनॉमिक ऑफेंसेस है जो इसके अंडर है, और जो भारत की इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उस पर खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी है उस पर खतरा है, तो हम ये मानने के लिए तैयार है कि ये विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स है, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। ठीक, अब ये ठहरी पीएमएलए की बात। अब हम आते हैं यूएपा पे, जो कि हमारा आज का मुद्दा है कि यूएपा में क्या है सुप्रीम कोर्ट का कहना, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इंटरप्रेट किया है बेल को। तो इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट केस अगर हम देखें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्सेस ज़हूर अहमद वटाली का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेतन बिल्कुल स्ट्रिंजेंटली कह दिया कि देखो यूएपीए जो है एक स्ट्रिक्ट लॉ है, इसका मकसद है नेशनल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, यूनिटी को बचाना, जो कि प्रियम्बल का भी पार्ट है और एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का और हमारे देश का, और उसके हिसाब से ये लॉ जो है बिल्कुल ठीक है, ये जो बेल कंडीशंस हैं ये बिल्कुल ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ये मान गया कि बेल जो है वो सिर्फ एक एक्सेप्शन है इस लॉ के अंडर, और जेल जो है वो एक रूल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। लेकिन अब हमने क्या देखा है पिछले कुछ साल से, एक 1.5 साल से ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट भी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ना कहीं तो कहीं ये अफेक्ट कर रहा है राइट टू लिबर्टी को, राइट टू लाइफ को, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को। अब ये कैसे हमें पता चलता है, ये हमें पता चलता है जो सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट है जो कि अगस्त में आया, उससे पता चलता है कि कैसे ये राइट टू लाइफ को, राइट टू लिबर्टी को जो है अफेक्ट करता है। ये जजमेंट था जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो इसमें अब मैं थोड़ा सा इसके फैक्चुअल बैकग्राउंड की बात करूंगा कि हुआ क्या था, ताकि आपको फैक्ट्स के बारे में पता चले, और उसके बाद हम लॉ की बात करते हैं। जलालुद्दीन खान जो इसमें बंदे थे बिहार के रहने वाले, उनका एक बिल्डिंग था जो वो ओन करते थे, लेकिन कागजात जो है उनकी वाइफ के नाम पे थे। अब शायद आपने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, जो कि अभी अब
एक अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर हुई है विद इन द यूएपीए के पैरामीटर्स के अंडर। उनकी उस बिल्डिंग में एक व्यक्ति था जिसने रेंट किया था वो फ्लैट, पहला माला रेंट किया था, और जिसकी कुछ तो एसोसिएशन पीएफआई के साथ थी। अब लेकिन ये तब की बात है जब पीएफआई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर नहीं हुई थी। ये तब की बात है, 2022 की बात है। अब डिसीजन अभी हुआ है लेकिन फैक्चुअल बैकग्राउंड 2022 का है। तो एनआईए क्या करती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट होता है बिहार में, और जहां पे इंटेलिजेंस को खबर आती है कि कुछ डिसरप्शन हो सकती है, और उनको पता चलता है कि ऐसे एक इंसान है जो कि इस बिल्डिंग में रह रहा है, यहाँ पे रेंट किया है, ये डिसरप्शन क्रिएट कर सकता है। और पता चला कि ये बिल्डिंग किसकी है, ये तो जलालुद्दीन खान साहब की है। और उस बंदे के साथ इनको भी अक्यूज कर दिया गया यूएपीए के अंडर कि आप तो कॉन्स्पिरेसी रचा रहे हो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। और फिर ये लिटिगेशन के अंडर चला गया जहां पे उनको बेल डिनाई होती रही। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंसेस देखे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट प्राइमा फैसा ही नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने देखा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स, जो ऑपोजिशन काउंसिल था उनके आर्ग्यूमेंट्स को सुना, और उसके बेसिस पे डिसाइड किया कि आप तो एक रीजनेबल चार्ज ला ही नहीं रहे हो अक्यूज के अगेंस्ट। इसका मतलब क्या है कि वो बिल्डिंग उसकी है तो उसको मालूम होना चाहिए कि उस बिल्डिंग में क्या हो रहा है। उसने तो रेंट पे दी हुई है। ऐसे तो वहां पे एक डॉक्टर भी है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, और अब कितनों की बात रखे एक इंडिविजुअल जिसने इतने सारे फ्लैट्स, इतने सारे शॉप्स जो है रेंट पे दिए हुए हैं, और फिर आप उसे कह रहे हो कि आप अक्यूज्ड हो, आपने बराबर का साथ दिया है इस सब में। और वो भी जो है साबित नहीं हुआ था कि वो किसी भी तरीके से पीएफआई के साथ लिंक्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अगर हम फैक्ट्स की बात करें, जो हमारे सामने सर्कमस्टांसेस है उसकी बात करें, तो यहां पे जो है आपका केस नहीं बनता। और फैक्ट्स के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एविडेंसेस के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो है यहां पे बेल देना रूल है और जेल यहां पे एक्सेप्शन हो जाएगा। और ये था 2 जज बेंच। अब मैं आपको बताता हूं, फरवरी की बात है, इसी साल की बात है, फरवरी की, गुरविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स की बात है। दिस ईयर, अभी के अगस्त की बात है, 2 महीने पहले की बात है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। अब ज्यादा दूर नहीं जाते, फेब की बात करते हैं। से 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अलग चीज बोल रहा है। ये बोल रहा है कि बेल जो है वो रूल है, बेल जो है वो एक्सेप्शन है, और जेल जो है वो रूल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक कॉन्फ्लिक्ट खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, एक डायलेमा सा है कि मतलब एक मेन स्ट्रीम अप्रोच क्या होना चाहिए, एक स्ट्रीमलाइन अप्रोच क्या होना चाहिए। अब अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे क्या लगता है इस मामले में होगा, सीधी सी बात है कि 2 जज बेंच का डिसीजन है और ये भी 2 जज बेंच का डिसीजन है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट है डिसीजन का। ये आगे जाके रेफर होगा 3 जज बेंच को, जिसको ये देखना होगा कि क्या वाकईतन जो बेल है वो रूल है या फिर एक एक्सेप्शन है। ये मोटा मोटा जो है सुप्रीम कोर्ट की बात आए यहां पे। अब मैं एक और केस आपको बोल दूं जो कि एक इंपॉर्टेंट केस है, मुझे लगता है कि आप सबके नजर में आना चाहिए, जो कि है के नजीब का केस। फिर से एक यूएपी का रिलेटेड केस है, लेकिन इसमें जो है हमें लगता है कि ब्रॉडर राइट्स की बात की गई है, जो इंडिविजुअल राइट्स है उनकी बात की गई है, और प्रोसिक्यूशन का एंगल देखना इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्ट यहां पे। अब यहां पे क्या हुआ, जो ये के नजीब जो थे वो 5 साल से जेल में थे, 5 साल से जेल में थे, और ट्रायल चल रही है। अब विदाउट कन्विक्शन देयर इज अ पनिशमेंट। जैसे कि कुछ देर पहले सर ने भी बोला कि मतलब हमारा पूरा प्रोसीजर ये बन चुका है कि हम पहले सेंटेंस कर देते हैं और उसके बाद कन्विक्शन कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरे ऐसे कैसे, 5 साल से बंदा जेल में है, अभी कन्विक्ट भी नहीं हुआ, आपने ये तो सेंटेंस जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है, ये राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट है। ये जो आप कर रहे हो कि एक इंसान को आपने जेल में डाल दिया है, ये देख के कि अभी वो कन्विक्ट भी नहीं हुआ, अभी वो गिल्टी भी नहीं है, ये जो है एक बुनियादी राइट जो हमें हमारा संविधान देता है, राइट टू लिव फ्रीली एंड विद लिबर्टी, ये उसके अगेंस्ट है। तो यहां पे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स को मद्देनजर रखा, सिर्फ एक लिटरल इंटरप्रिटेशन पे नहीं गया यूएपीए की कि यूएपीए ने ये कह दिया तो हमने ये कर दिया। ये कोर्ट है, ये सिर्फ लॉ के लिए नहीं बना है, ये जस्टिस के लिए बना है, ये इंसाफ के लिए बना है, और इस कोर्ट का काम ही है कि ये इंसाफ दे सके। और वही जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया, सिर्फ खुद को एक लॉ के पैरामीटर्स तक नहीं रखा, बल्कि एक ब्रॉडर जस्टिस के पर्सपेक्टिव से देखा और उसमें जो है बेल ग्रांट की टू द अक्यूज्ड। तो ये एक डिस्कशन था जहां पे हमने बेल की बात की कि किस तरीके से बेल को एक स्ट्रिंजेंट तरीके से यूएपीए में पेश किया गया, और अभी भी जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस सेट नहीं है कि क्या होना चाहिए, कि कैसे होना चाहिए। लेकिन बार बार जो है यूनाइटेड नेशंस ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि उनने बोला है कि इंडिया को चाहिए कि वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हित में जो है अपने लॉ को, अपने कानून को बनाए। अच्छा, एक और बात, अब बात उठी है तो आर्टिकल 21 पे एक बात कहता हूं कि आर्टिकल 21 कहता है कि आप किसी से उसकी लाइफ, उसकी पर्सनल लिबर्टी नहीं ले सकते हैं एक्सेप्ट अंडर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब प्रोसीजर, जब हम बात करते हैं, अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन करें ये इस मुद्दे की कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होगा, एक लेमैन को लगेगा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि अच्छा, लॉ के तहत एक कानून आ गया और अगर वो ये राइट ले रहा है तो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, और तो ठीक है, तो सही है, तो लिया जा सकता है, यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी को लिया जा सकता है, राइट टू लाइफ पे ब्रीच किया जा सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमें देखना पड़ेगा इस मामले में कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है क्या। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो ये डिमांड करता है कि वो आपका जो एक्ट है, जो आपका लेजिस्लेशन है, आपका कानून है, वो आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, उसमें ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, वो वेग नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सबको इस लॉ के तहत, इस लॉ के दायरे में ले आओ और उसको बंद कर दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे हमला कर दो, ये नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, और जो कि यूएपीए एक लीगल पर्सपेक्टिव से बोलूं तो नहीं फॉलो कर पा रहा। ड्यू प्रोसेस नहीं है, बहुत आर्बिट्री है, डेफिनेशंस वेग है, आप किसी को भी इस एक्ट के अंडर ला सकते हैं। तो ये एक चीज है। और वहीं पे वापस अगर बात करूं इंटरनेशनल कन्वेंशंस की, जो यूएन ने बोला है कि आप अपने लॉज को इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अंडर लाइए। क्योंकि ये सिर्फ आपकी एक इंटरनेशनल कन्वेंशनल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये आपकी संवैधानिक ऑब्लिगेशन भी है। कैसे? आर्टिकल 51C के अंडर। आर्टिकल 51C आपको कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जितने भी आपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है आपने जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किए हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन की है, आप जो है उनका पालन कीजिए, उनको मद्देनजर रखिए और अपने कानून जो है, अपने लॉज जो है वो उसी दायरे में बनाइए। तो ये बात थी बेल की, आज के डिस्कशन की। अब मैं एंड नोट पे आपको डेटा देना चाहता हूं कि डेटा क्या है, क्योंकि डेटा हम कितना भी छुपा ले झूठ नहीं बोलता, डेटा सामने आ ही जाता है कि जो भी डेटा होता है वो हमेशा अपना रास्ता बना लेता है सामने की तरफ। कन्विक्शन रेट की बात की जाए, कन्विक्शन रेट की बात की जाए, हाँ, तो अब इसमें भी रिकॉर्ड्स का इख्तिलाफ है थोड़ा सा, कि कुछ रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 3% है, कुछ कहते हैं 5% है। लेकिन मैं अगर आपको 2000
20 से 22 की बात करूं, जो कि डेटा है, 2615 केसेस रजिस्टर हुए हैं यूएपीए के अक्रॉस इंडिया, जिनमें जम्मू कश्मीर टॉप पे है 947 केसेस से, जो कि 37% बनता है। तो जम्मू कश्मीर में 37% केसेस है जो कि यूएपीए के लागू लिए गए हैं, फाइल किए गए हैं, आउट ऑफ द टोटल 2615। और अगर हम यहाँ की बात करें, गुजरात की बात करें, अभी गुजरात में, तो गुजरात की बात तो करनी पड़ेगी। तो गुजरात में इन्हीं 3 साल के अंदर कोई केस यूएपीए का नहीं फाइल हुआ है अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी डेटा। अब इसी एनसीआरबी डेटा की बात करें तो सिंस 2020-2022, जैसे कि मैंने बताया, 3 साल तो एनफ नहीं है पूरे प्रोसेस को यूएपीए के अंजाम देने के लिए। तो हमारे पास पिछला डेटा है कन्विक्शन का, जो कि डेटा है हमारे पास 2015 से 2020 का, और जिसके हिसाब से 8371 केस रजिस्टर हुए और सिर्फ 235 कन्विक्ट्स हुए, 235 कन्विक्ट्स, जो कि टोटल टैली 2.83% पे लाता है। यानी कि जो मुल्जिम करार दिए गए इस एक्ट के अंडर वो सिर्फ 2.8% है, और बाकी 96-97% लोग जो इस एक्ट के अंडर जेल में हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो पा रही, जिनको, जैसे मैंने आपको बताया कि फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा जेल में, पाइप नहीं मिल पा रही, स्ट्रॉ नहीं मिल पा रही, वो जेल में है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, और ये भी है कि वो कन्विक्टेड नहीं है। तो क्वेश्चंस उठते हैं, सवाल उठते हैं कि क्यों इस लॉ को इतना दुरुपयोग किया जा रहा है, क्यों इस लॉ को इतना मिसयूज किया जा रहा है। ये लॉ अगर किसी इंटेंशन से बना था, किसी ऑब्जेक्टिव से बना था 1967 में, तो क्यों अब इसको जो है एक दूसरे एंगल से यूज किया जा रहा है। ये सवाल बनते हैं और ये सवाल बनेंगे, और इसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं, इसमें अक्रॉस गवर्नमेंट से मुद्दे उठे हैं। ये सिर्फ अभी की गवर्नमेंट की बात नहीं है। इवन बिफोर 2014 वी हैव सीन यूएपीए केसेस बीइंग इम्पोज्ड, और जहां पे कन्विक्शन रेट भी लो थी। तो ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की बात नहीं है कि ये गवर्नमेंट के टाइम पे जो है एक केसेस किए जा रहे हैं यूएपीए के। हाँ, देयर हैज बीन एन अपशूट इन केसेस, कि केसेस बढ़ चुके हैं, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं थे, केसेस थे। यूपीए गवर्नमेंट जब थी सेंटर में, उनके अंडर भी केसेस थे और अभी भी केसेस आ रहे हैं। हालांकि अभी जो इंटेंसिटी ऑफ केसेस है वो बढ़ चुकी है, और अब इस पे जो है जूरिस्प्रूडेंस बढ़ रहा है और बढ़ेगा, जो कि मेरा मानना है, क्योंकि अभी भी हम बहुत नेसेंट स्टेज पे है जब हम ऐसे लॉज की बात करें। और होप यही है कि सुप्रीम कोर्ट आगे जब भी 3 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा, तो ये मद्देनजर रखे कि हम एक डेमोक्रेसी में हैं, जहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन एक अभिन्न अंग है हमारे डेमोक्रेसी का, एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है हमारी डेमोक्रेसी का, जिस पे हमारे सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बंधे हुए हैं। और हर एक सिटीजन के पास ये पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि वो सवाल कर सके गवर्नमेंट से, वो सवाल कर सके बाकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस से। और गवर्नमेंट से सवाल करना टेररिज्म नहीं है, गवर्नमेंट से सवाल करना एक अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है। और जो भी एसोसिएशन ये सवाल उठाती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अपने पार्लियामेंट के अगेंस्ट, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो कि हमारी गवर्नमेंट है, हमारा पार्लियामेंट है, उसके अगेंस्ट, तो ये सब जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में नहीं आना चाहिए, ये सब जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में नहीं आना चाहिए। यही होप है सुप्रीम कोर्ट से कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 91A और जितनी भी दीगर राइट्स है, वो एसोसिएशन की राइट्स हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच की राइट्स हो, उन सबको मद्देनजर रखेगा। और जब भी आगे एक डिसीजन आएगा विद रिस्पेक्ट टू बेल प्रोविजन अंडर सच स्ट्रिंजेंट लॉज, तो अगर पूरा केस हमारे जो अक्यूज्ड है उनके हित में ना दिया जाए, लेकिन एक बैलेंस रखा जाए, एक बैलेंस रखा जाए जहां पे दोनों ही पार्टीज अपना केस बराबरी पे रिप्रेजेंट कर सकती है कोर्ट के सामने। और ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रोसिक्यूशन की बात सुनी जाए, एनआईए की बात सुनी जाए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की बात सुनी जाए। तो
यही उम्मीद है और इसके साथ आज का डिस्कशन जो है